हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 31। इससे पहले ऑलरेडी हमने 30 सेट करा रखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी का पीडीएफ फाइल पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदान के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारतीय मैदानों के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन है सिंधु, गंगा, गोदावरी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। गोदावरी नदी ये उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है, जबकि सिंधु और गंगा यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बाकी ध्यान रखना है कि गोदावरी ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यहाँ प्रायद्वीपीय होगा। यह नदी महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती हुई ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। साथ ही साथ गोदावरी नदी की लंबाई याद रखना है 1465 किलोमीटर। ठीक है, और गोदावरी नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है, और इंद्रावती। इन सब नदियों का नाम याद रखना है जो इसकी सहायक नदियाँ भी हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि गोदावरी नदी के बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं मृत गंगा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतनी बातों को ध्यान रखना है यहाँ पे। चलिए लेते हैं फिर अगला सवाल। अगला सवाल है, अरबों तारों, धूल एवं गैसों के बादल युक्त विशाल प्रणाली के रूप में जाना जाता है क्या? गैलेक्सी, ब्रह्मांड, तारामंडल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, अरबों तारों, धूल एवं गैसों के बादल युक्त विशाल प्रणाली को गैलेक्सी के रूप में जाना जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है कि आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है। ठीक है, और सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी का ही एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा आकृति के आधार पर किस प्रकार की डेल्टा का उदाहरण है। बताना है, इस तरह का सवाल शायद ही आपको मिला हो कभी, कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा आकृति के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर? आकृति के आधार पर किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण हो सकता है? चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, परित्यक्त डेल्टा, ठीक है, या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा आकृति के आधार पर ये चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। ठीक है, ये चापाकार की तरह देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बाकी के बारे में बात करें थोड़ा सा, यहाँ पे देखिएगा कि आकृति के आधार पर डेल्टा के प्रकार एवं उसके उदाहरण निम्न प्रकार दिया हुआ है। चापाकार डेल्टा ये नील नदी और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा उदाहरण है इसका। पंजाकार डेल्टा ये मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा, ये सब उदाहरण है। और एस्चुरी डेल्टा जो होता है ये भारत में नर्मदा और ताप्ती का ये डेल्टा जो है। ठीक है, और परित्यक्त डेल्टा ये चीन का येलो नदी और हुगली नदी का डेल्टा। ठीक है, ये परित्यक्त डेल्टा के उदाहरण है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा आकृति के आधार पर ये चापाकार डेल्टा का ये उदाहरण है। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लाइन का हिस्सा नहीं था? ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूरोप, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये सिंपल सा सवाल था। ठीक है, याद रखना है, यूरोप गोंडवाना लाइन का हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो याद रखना है, यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। यूरोप जो है, यूरोप महाद्वीप, ये गोंडवाना लाइन का हिस्सा नहीं था कभी। ठीक है, गोंडवाना लाइन उन महाद्वीपों में से एक था जो लाखों साल पहले अस्तित्व में आया था। इसमें भारत, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक ही भूमि समूह में पहले शामिल थे। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एवं वर्ण कृषि को क्या कहा जाता है? बताना है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एवं वर्ण कृषि को क्या कहा जाता है?
अर्थात झूम खेती को क्या कहा जाता है यहाँ पे, या स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बताना है यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड वन कृषि को क्या कहा जाता है, मिल्पा, पामलॉव, दीपा या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड वन कृषि को दीपा कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, जबकि मिल्पा जो है ये आपका मैक्सिको में देखने को मिलता है और मध्य अमेरिका में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड लाइफ फंड के लोगों में दर्शाया गया है। बताना है कि निम्नलिखित में से किसे या किस जीव को वर्ल्ड लाइफ फंड के लोगों में दर्शाया गया है, यानी कि WWF के लोगों में क्या दर्शाया गया है। हाथी, गैंडा, विशालकाय पांडा या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है विशालकाय पांडा को वर्ल्ड लाइफ फंड के लोगों में दर्शाया गया है। और WWF की स्थापना के बारे में बात करें तो ये 1961 में किया गया था स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि लाल पांडा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। लाल पांडा को वर्ष 2008 में लुप्तप्राय पशु की सूची में रखा गया है। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, हाँ सी ऑप्शन। ठीक है, ये है आपका पांडा। ठीक है, विशाल का पांडा थोड़ा सा बड़ा है, ये WWF में लोगों में से इसको लगाया गया है। ठीक है, तो सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल है तेल नदी। ठीक है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तेल नदी बताना है कि किस नदी की सहायक नदी है। बागमती, घाघरा, गंडक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है तेल नदी ये महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, ई ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि तेल नदी उड़ीसा के कोरापुर जिले में मैदानी भाग से निकलती है। तेल नदी छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र के देवभोग विकास प्रखंड से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बताना है बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। स्टेनली जलाशय तमिलनाडु, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शांति सागर केरल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला ऑप्शन के बारे में, तो पहला ऑप्शन दे रखा है स्टेनली जलाशय तमिलनाडु, जो कि कथन यहाँ पे सही सुमेलित है। ठीक है, स्टेनली जलाशय कावेरी नदी के पास स्थित है। स्टेनली जलाशय को मेटूर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बात करें नागार्जुन सागर बांध के बारे में, तो नागार्जुन सागर जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है, ये आपका आंध्र प्रदेश में बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी बाकी बात करें हम लोग यहाँ पे शांति सागर के बारे में, तो शांति सागर के बारे में याद रखना है कि ये एक झील है। ठीक है, और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ना कि केरल में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी ए भी सही है, बी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ठीक है, शांति सागर एक झील है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। बाकी यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है। सवाल है कि सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है। विजयपुरा, बीजापुर, लद्दाख में, पंचनद में, या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम लद्दाख में होता है। कहाँ पे, लद्दाख में होता है। और ये भी याद रखिएगा सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, चिनाब है। ये भी पूछा जा सकता है सवाल। और सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो झेलम है, सुरू है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। ठीक है, जास्कर है, चिनाब है, सुयोक है, और काबुल है, गोमल भी है, झोब भी है, गिलगित भी है ना। तो इस सब नदियों का भी नाम याद रखना है। और भारत में सिंधु नदी लेह जिले से में बहती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि भारत में सिंधु नदी लेह जो जिला है लद्दाख का, ठीक है, तो वहाँ पे ये बहती हैं। वैसे तो अभी ये लद्दाख की राजधानी हो गई है लेह। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। बाकी डिटेल्स यहाँ देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो पुराना क्रमांक है ये इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है। दिल्ली अटारी, दिल्ली मुंबई, दिल्ली कोलकाता, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये सवाल शायद पहले भी आया होगा, रीजन के तौर पर हमने यहाँ पे लिया है। तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो ये पुराना क्रमांक है इनमें से दिल्ली अटारी को जोड़ता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
ठीक है। बाकी ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है और इसका पुराना नाम क्या था, NH-7 था। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 1 और 2 है तो इसको मिला करके यानी सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा NH-2 का नया नाम अब NH-19 रखा गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला भी देश है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद लेते हैं अगला सवाल। बाकी डिटेल्स थोड़ा सा 2 लाइन यहाँ लिखा हुआ है, 2 पॉइंट, इसको देख लीजिएगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं। सिंपल सा सवाल है कि खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं। दमन और द्वीप समूह में, या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, या केरल के द्वीप समूह में, या फिर एक से अधिक में से कोई नहीं। तो याद रखना है, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए हमने हम कह रहे हैं क्योंकि अलग अलग जीवों में अलग अलग जो हृदय होते हैं अलग अलग कक्षे पाए जाते हैं। जैसे मछली में 3 होता है, मनुष्यों में 4 होता है। ठीक है, तो इस तरीके सभी में अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। बताना है, इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। सेंटिनली, खरवार, गोंड, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, सेंटिनली जो जनजाति है ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बाकी बात करें हम यहाँ पे भारत की सर्वाधिक अधिक जनजाति के बारे में, तो ये गोंड है। ठीक है, सोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीपों में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे लिस्ट दे रखा है हमने। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश में कौन कौन जाति देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र में कौन कौन है यहाँ पे जनजाति हैं। तो यहाँ पे 5 राज्यों के महत्वपूर्ण जनजातियों के डिटेल्स दिए हुए हैं। ठीक है, वैसे संथाल, बिरोर, मुंडा जो है ना, ये झारखंड में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं, बिल्कुल सही होना चाहिए और जल्दी से इसको आंसर देकर के आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है किस नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कई बार हम इसे चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है और इसे किस तरीके से इसका आंसर हम देते हैं वो भी हमने कई बार तरीका इसका बताया है। ठीक है, तो ध्यान रखना पहला चीज़ कि पंजाब हिमालय ये आपका सिंधु और सतलज नदियों के बीच में है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच में है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में है। और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में स्थित है। ठीक है, तो फिलहाल इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ध्यान रखना यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। पूरे वर्ल्ड में बताना है कि कौन सा महाद्वीप है जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखना है कि यहाँ पे कि चावल एशिया महादेश का मुख्य उत्पादन फसल है और यहाँ पे सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, चावल उत्पादन कहाँ पे, एशिया महादेश में। ठीक है, चावल उत्पादन में चीन, भारत, इंडोनेशिया आदि महत्वपूर्ण देश इसमें आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, और भारत जो है ये चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, और चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, चीन में होता है। ठीक है, वैसे ये बात अलग है कि भारत में देखेंगे कि जो फसल जो बोया जाता है वो जो क्षेत्र में वो सबसे ज़्यादा फसल जो बोया जाता है वो भारत में ही बोया जाता है, लेकिन उत्पादन कम होता है। ठीक है, बोया गया क्षेत्र भारत में ज़्यादा होता है लेकिन उत्पादन कम होता है, ये याद रखना है, यानी कि दूसरे स्थान पर हम लोग हैं। चलिए लेते हैं अगला सवाल। ठीक है, मेरा कहने का मतलब सिंपल था ना कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में चावल बोई जाती है। एक लाइन में भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में चावल बोई जाती है लेकिन उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन उत्पादन के मामले में लोग दूसरे नंबर पर है, ये हम कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अगला सवाल है कि निम्नांकित में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये भी आसान सा सवाल है, आंसर दीजिए और फॉरवर्ड कीजिए इसको जल्दी से आप लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो कि रिपीट देखने को मिल रहा होगा इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन जो हमने कहा वो भी। तो जो कंटिन्यू देख रहे हैं इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं आप लोग, जल्दी से बताइए इसका आंसर बाकी लोग। इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं बात करें बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की सभी राज्यों में सबसे अधिक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। वहीं बात करें न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो है बिहार। ठीक है, और लिंगानुपात के बारे में बात करें, सबसे न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो तो शायद बता ही दिया, हरियाणा। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है कि भूटान की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? बताना है, भूटान की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, 7534 मीटर, 7553 मीटर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो पहला तो ध्यान रखना है कि भूटान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुला कांगरी। क्या नाम है? कुला कांगरी। ये भूटान की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 7553 मीटर। अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ठीक है, समझ में आया? भूटान का सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुला कांगरी और इसकी ऊंचाई है 7553 मीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए लेते हैं अगला सवाल। और भूटान की राजधानी थिम्पू है, ये सबको पता होना चाहिए। और भूटान का अधिकतम हिस्सा लगभग 70% यहाँ पे वन से आच्छादित है। ठीक है, सोचिए 70%, अच्छा खासा मात्रा में है ना। ठीक है, चलिए लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है कि खुरपा ताल झील किस राज्य में स्थित है? खुरपा ताल झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बताना है खुरपा ताल झील जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना है खुरपा ताल कहाँ पे है? ये खुरपा ताल झील है उत्तराखंड में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। बाकी कोलेरू झील के बारे में पूछा जाता है जो कि आंध्र प्रदेश में है। लोनार झील ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। वेवनाथ झील कहाँ पे है? केरल में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। उलर झील कश्मीर में है। और सांभर झील ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इतने बातों को ध्यान में रखना है। चलिए लेते हैं अब अगला सवाल। बाकी लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अच्छा सवाल आया है। सवाल है कि 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट से हजारों लोगों की जान चली गई थी। देखिए यहाँ से 2-3 सवाल बन सकता है। पहला तो ये घटना कब की है? तो 1984 की है। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी है ना, ये कहाँ लगा था? ये यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में लगा था। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी गैस रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, 2-3 सवाल यहाँ से बन सकता है। जो क्वेश्चन है उसी में सवाल बहुत सारे छिपे हुए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग खालिस्तान बनाने के लिए किया जाता था। किस चीज़ को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था मिथाइल आइसोसाइनेट का? दर्द निवारक, कीटनाशक, सीएनजी गैस, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है ये कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है ना। चलिए बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अलग से लिख दिया है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अब अगला सवाल है आपके लिए कि दक्षिण गोलार्ध में ध्रुवीय पवन की दिशा होती हैं। बताना है कि दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन की दिशा होती हैं दक्षिण पूर्व से उत्तरी पश्चिम, या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम। ठीक है, क्या कहा हमने? दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन की दिशा उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। बाकी ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं।
ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे कोरियोलिसिस जो बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर ये मुड़ जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक और भी सवाल आता है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। कोरियोलिसिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, तो पता ही है। इस विक्षेप को फेरल ने सर्वप्रथम बताया था, इस विक्षेप को फेरल ने सर्वप्रथम बताया था, इसी कारण से इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे देखिए याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर दक्षिणी गोलार्ध होगा, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध होगा तो दक्षिण पूर्व से ये उत्तरी पश्चिम की तरफ ये दिशा बदलती हैं। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध तो दक्षिण पूर्व से हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उत्तरी गोलार्ध बोलेगा तब क्या होगा, उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में पूछेगा तो हो जाएगा उत्तर पूर्व, दक्षिणी बोलेगा तो दक्षिणी पूर्व, और उत्तर बोलेगा तो उत्तरी पूर्व, ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन बाकी वाला भी अगर ये सेम है तो फिर दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बट इतना जरूर याद रखिएगा, अगर दक्षिण गोलार्ध में पूछ रहा है ध्रुवीय पवन की दिशा तो दक्षिण पूर्व से शुरू करेंगे, और उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहा है ध्रुवीय पवन की दिशा तो उत्तर पूर्व से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब अगला सवाल है कि जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं। जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं, पत्ती से, फल से, बीज से, या उपयुक्त में से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, जूट के रेशे पौधे के तना से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सोने का रेशा के नाम से विख्यात जूट के रेशों में सामानों का निर्माण करने में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। जूट उद्योग का प्रथम कारखाना रिसरा नामक स्थान पर 1855 ईस्वी में लगाया गया था, ये बात आपको पता होगा। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखना है। और पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में भारत में सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, ये भी याद रखना है। वहीं बांग्लादेश के बारे में बात करें तो वहाँ भी जूट का उत्पादन अच्छा खासा मात्रा में होता है, ये भी ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर दिया है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें आपको PDF फाइल में मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और यहाँ तक पहुँचे हैं तो फिर लाइक करते हुए जाइएगा, भाग मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि इतना दूर तक पहुँचे हैं तो कम से कम लाइक करते जाइएगा, ये तो आपका हक बनता है, और मेरा भी हक बनता है बोलने का कि यहाँ तक पहुँचे हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइए। ठीक है, उससे तो पैसा लगता नहीं है, कमेंट बॉक्स खाली है, खाली पड़ा है, कुछ कमी लगता है, कुछ और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भर सकते हैं। PDF फाइल पाने के लिए सीधे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जाकर आपको अपडेट होते रहता है, वहाँ सब सीधे डाउनलोड कर सकते हैं, कोई खर्च नहीं करना आपको। ठीक है, और बाकी किसी तरह का कोई भी दिक्कत होता है, कोई परेशानी है, किसी उलझन में है, किसी तरह का कोई दिक्कत है, सजेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।